ओके जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। मुझे काइंडली कंफर्म कर दें कि मेरी आवाज़ क्लियर है और स्क्रीन भी आप लोगों को शो हो रही है चैट में। ओके, जजाकल्ला। ओके सिस्टर, जजाकल्ला। चलें जी, शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अच्छा, सो अब ये जितना भी LGBTQ का फितना है, इस पे मेनली इनका अटैक किस तरफ है? ये इनका मेन अटैक हमारे फैमिली सिस्टम के ऊपर है, जिसके अंदर इस्लाम में बहुत ज्यादा एम्फेसिस किया गया है, बहुत ज्यादा उसको इम्पोर्टेंस दी गई है। फैमिली सिस्टम के हवाले से हमारे जो कि किस तरीके से हमने एक दूसरे का ख्याल रखना है, हम क्या हमारे माँ बाप वालिदैन की, आपस में बहन भाइयों की, पूरी फैमिली का किस तरह स्ट्रक्चर पूरा इस्लाम ने उनकी इम्पोर्टेंस बता के उनके साथ उसने सलूक के जो है ना सवाब का जरिया बता के उनको बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया उसके ऊपर। मगर ये सारा फितना फैमिली को ब्रेक करने के पीछे है। वो हदीस तो आपने एक जरूर सुनी होगी, जिसके अंदर शैतान अपना जो है ना अपनी एक मजलिस लगाता है पानी के ऊपर। उसका तख्त है, वहां पर वो अपने जितने भी चेले हैं उन सब से वो रिपोर्ट लेता है कि भी तुमने आज क्या काम किया, तुमने क्या काम किया। उसमें उसका कोई चेला कहता है कि मैंने उसकी नमाज छुड़वाई, कोई कहता है मैंने जो है ना किसी से जना करवाया, किसी से कोई गुनाह का कोई कोई गुनाह का काम। उसका एक चेला कहता है जब कि भाई मैंने आज मियाँ बीवी के दरमियान सेपरेशन करवाई, तो वो शैतान उसको उसकी क्या बाकियों को उसके लिए मिसाल बना कहता है कि इसने असल काम किया है, ये असल काम करके आया है। उसको शाबाशी देता है वो। क्यों? क्योंकि शैतान को पता है कि ये फैमिली स्ट्रक्चर एक बहुत से फितनों से बचने का जरिया है हमारे पास। इस्लाम ने इसके ऊपर इसलिए बहुत ज्यादा एम्फोसाइज किया है। अब ये LGBTQ किस तरीके से फैमिली स्ट्रक्चर को तोड़ रहा है? अब आप देखें, दो मर्द कभी भी एक फैमिली की बुनियाद नहीं रख सकते। इट इज नॉट लॉजिकली एंड बायोलॉजिकली पॉसिबल कि कभी भी दो मर्द या दो लड़कियां यानी सेम जेंडर किसी एक फैमिली की बुनियाद रखें। एक तो ये हमारे पास क्लियर पॉइंट है, क्यों ये इस बिल्कुल फैमिली सिस्टम के खिलाफ है। दूसरा ये है कि जो भी एक फैमिली मेंबर अपने आप को एज अ ट्रांसजेंडर आइडेंटिफाई करता है, ऑब्वियसली अगर वो एक बाइज्जत खानदान से ताल्लुक रखने वाला होगा, तो बाकी खानदान के लोगों को वो इस सारे मामले को अपने अपने लिए बेइज्जती समझेंगे। क्यों क्यों हमारे एक खानदान का इंसान इस तरह की हरकतें कर रहा है? सो ऑब्वियसली उसे भी एक शैतान की अपना एक खानदान के अंदर अप्स एंड डाउन रिश्ते के हवाले से पैदा होती हैं, और कई और एक फिर इस फितने के नुकसानात है। मगर इस मेन फितने का जो हमला है वो हमारे फैमिली सिस्टम के ऊपर है, जिसको इंशाल्लाह हम लोगों ने बचाना है, अपने आप को आगाही करके, अपने छोटे बहन भाइयों को, घर वालों को आगाही देके, अपने आने वाली नस्लों को आगाही देके। सो इंशाल्लाह इसके ऊपर हम मजीद डिटेल में भी बात करेंगे सोल्यूशन के अंदर। अच्छा, अब इसका हम जरा लॉ का पर्सपेक्टिव देखते हैं। हमने तो कानूनी इस्लामी कानून के लिहाज से देख लिया कुरान हदीस में इसका क्या इरशाद इरशाद है। अब हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस इसके बारे में क्या कहता है। अब शुरू में मैंने आपको बताया था पाकिस्तान के अंदर इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर को लेकर कंफ्यूजन है, तो वो कंफ्यूजन यूनाइटेड नेशन खुद ही दूर कर रहा है। कि यूनाइटेड नेशन ने इंटरसेक्स पीपल को डिफाइन किया है कि इंटरसेक्स पीपल आर बोर्न विद सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डू नॉट फिट टिपिकल बाइनरी नॉर्म्स ऑफ मेल और फीमेल्स। कि वहां पर वो कह रहा है कि इंटरसेक्स वो लोग होते हैं जो कि इस अ, एक आप यूं समझ ले अबनॉर्मेलिटी के साथ पैदा होते हैं, जो कि टिपिकल मेल या फीमेल को डिफाइन नहीं करता। और इसकी रेशियो भी 1.7% ऑफ द पॉपुलेशन है, विच इज आप यूं समझ लें कि ऑलमोस्ट नन। मगर चूंकि एक केस है हमारे पास इस्लाम के अंदर उनके प्रॉपर राइट्स किस तरीके से, अब तो हमारे पास जदीद साइंसी दौर है, उनको कैसे हम रिजॉल्व करते हैं, कैसे ये इश्यूज दूर किए जाते हैं, उनकी क्या साइकोलॉजिकल या साइकेट या किसी और सर्जरी के लिहाज से उनकी क्या हेल्प होती है, सारे प्रोसीजर्स हमारे पास मौजूद है। मगर इस फितने को लेकर कंफ्यूजन पैदा करके सारे मामले को प्रमोट किया जा रहा है। और यहाँ पर वो यूनाइटेड नेशन अपनी वेबसाइट पे, ये उनकी वेबसाइट पे अभी भी डेफिनेशन इन सारे टर्म्स को डिफाइन किए गए मौजूद है। वहां पे वो ट्रांसजेंडर को भी डिफाइन करते हैं कि ट्रांसजेंडर पीपल हैव अ जेंडर आइडेंटिटी दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द सेक्स दैट दे वर असाइंड एट बर्थ। A transgender or trans person may identify as man, trans woman, as non-binary person, and with other terms such as hijra, third gender, two spirit, transvesti, and all that.
Gender identity is different from the sexual orientation. Trans people may have any sexual orientation, including hetero, homo, bi, and asexual. अब ये देखिए इसके अंदर उन्होंने कभी कहीं भी ये नहीं बताया कि इसके साथ इनके साथ ट्रांसजेंडर से किस तरह की कोई एबनॉर्मलिटी होती है या उनकी कोई सेक्सुअल ऑर्गन्स में इस तरह की डिफॉर्मेशन होती है कि जिससे उनकी आइडेंटिटी क्लियर ना हो। ट्रांसजेंडर पीपल आर सिंपली दोज जो कि अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। सो द मेन थिंग इज दैट ट्रांसजेंडर की जो सारे फितने की बुनियाद है वो सिर्फ इस चीज पे खड़ी है कि हाउ यू आइडेंटिफाई यूर सेल्फ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आपकी बाय बर्थ बाय नेचर क्या आइडेंटिटी है, वो सारी गई बिल्कुल साइड पे। The only thing that matters is how you identify. So this is the main basis of transgenderism, कि आप अपने आप को जैसे मर्जी आइडेंटिफाई करवाओ, जबकि एक्चुअली में इस तरह नहीं होता। हमने इसके कुरान हदीस की रोशनी में सारा मामला देखा है कि क्यों नहीं होता। उसके बाद पाकिस्तान में जो कानून पास हुआ था इस ट्रांसजेंडर पर्सन के हवाले से, उसमें देखें अब हमने जहां पर इसकी देखी यूनाइटेड नेशन को टोटली उन सबको पता है कि इंटरसेक्स एंड ट्रांसजेंडर आर डिफरेंट। मगर चूंकि इन फितना परस्त लोगों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर ये मामले में कंफ्यूजन है, उन्होंने ट्रांसजेंडर को पर्सन को किस तरह डिफाइन किया है। उन्होंने मेन टर्म रखी है ट्रांसजेंडर, और उसके नीचे जैसे मैंने शुरू में आपको अम्ब्रेला दिखाई थी कि उसके नीचे उन सबको इंक्लूड करते हैं। यहाँ भी उन्होंने वही किया है, उन्होंने इंटरसेक्स को भी उसके अंदर डाला है। यूनच असाइंड मेल एडवर्ट बट अंडरगो जेनिटल एक्सेस और कैस्ट्रेशन, यानी कि किसी हादसे के अंदर किसी का अगर कोई सेक्सुअल ऑर्गन डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उनको उनका सेकंड कैटेगरी आती है, वो भी ट्रांसजेंडर भी इंक्लूड करते हैं। थर्ड में है जी ट्रांसजेंडर मैन, ट्रांसजेंडर वुमेन, फॉजसरा और एनी पर्सन हु आइडेंटिफाई whose gender identity जेंडर एक्सप्रेशन डिफर्स फ्रॉम द सोशल नॉर्म्स, के भी जो कल्चरल की ट्रेडिशनल वैल्यू सी ट्रेडिशनल कोड जो कि हमने स्टार्ट में डिस्कस किए थे उनसे अगर वो डिफरेंट है, उनसे इख्तलाफ करते हैं, तो अपने आप को कुछ भी आइडेंटिफाई करता है, तो वो सारे ट्रांसजेंडर पर्सन की अम्ब्रेला या उसके छत के नीचे आएंगे। जबकि इस तरह बिल्कुल नहीं है, और हम ये देख चुके हैं ऐसा क्यों नहीं है। अब ये था। अब खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक उन लोगों को मजीद इस्तकामत दे कि जिसने इस सारे फितने के खिलाफ खड़े रहे, जिसमें डॉक्टर सॉरी सेनेटर मुश्ताक साहब टॉप ऑफ लिस्ट है, उन्होंने इस सारे के लिए बड़ी कोशिश की, और कानूनी लिहाज से वो इसके पीछे लगे, और अल्हम्दुलिल्लाह एंड में वो कामयाब हुए कि फेडरल शरिया कोर्ट ने इस कानून को कलअदम करार देकर इसको जो है ना रोक दिया या खत्म कर दिया। उसके साथ जो हमारे वाईसी के सीईओ हैं मोहतरम राजा ज़ियाउल हक साहब, अल्लाह पाक उनको भी जज़ाए खैर दे, उनकी कोशिशें, और कुछ और भी एक्टिविस्ट हैं जिनमें एक वो डिज़ाइनर हमारे पास मारिया भी हैं, उनकी भी माशाल्लाह इस लिहाज से काफ़ी कोशिश है, अवेयरनेस उन्होंने अपने चैनल की अपने थ्रू फैलाई। अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर दे, और जिन लोगों ने किया रोल प्ले किया इस सारे फितने में लोगों को आगाही देने के लिए, अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर दे, और हमें मुस्तकबिल में इस फितने से बचने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि हमारी आने वाली नस्लों को ये वन ऑफ द एक ये फितना है जिसका उन्हें सामना करना पड़ेगा। बहरहाल हम इसको अब देखते हैं मीडिया के पर्सपेक्टिव में कि किस तरीके से मीडिया इसको प्रमोट कर रहा है, और वेस्ट के अंदर इस मामले को कैसे डील किया जा रहा है। ये एक और मैं स्लाइड इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहा हूँ। सो ये बेसिकली ये सारा मटेरियल मैंने जिस बुक से लिया है उसका भी इंशाल्लाह मैं एट द एंड आप मुझे याद करवाइएगा करवाइएगा, मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा, और हो सका तो मैं शेयर भी कर दूंगा ग्रुप में। वो बुक आप जरूर पढ़िए, उससे आपको अंदाजा होगा कि ये सारे फितने ने वेस्ट को बेसिकली किस तरीके से शिकार किया और क्या तबाही मचाई है वहां पर। अब ये हम देखते हैं कि बेसिकली असल में कि वेस्ट के अंदर सारा मामला हुआ कैसे, कि क्या एक हुआ कि एक माइनॉरिटी मेजॉरिटी के अंदर शिफ्ट हो गई, क्योंकि 2000 से पहले और उसके आसपास का जो टाइम है, तब इस तरह के लोग बहुत ही कम तादाद में थे, दे वर कंसिडर्ड एज माइनॉरिटी। और उस माइनॉरिटी को भी वो क्या आइडेंटिफाई करते थे, किस चीज में क्लासिफाई करते थे, वेस्ट की ये बात हो रही है, किसी मुस्लिम माशरे की बात नहीं हो रही। वो उनको एज अ जेंडर डिस्फोरिया कंसीडर करते थे, कि ऐसे बंदे जो कि अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन में जिस तरीके से वो पैदा हुए हैं या अपने आप को आइडेंटिफाई उसमें इख्तलाफ महसूस कर रहे हैं, उनको कंफ्यूजन हो रही है, तो उनकी उस कंडीशन को वो जेंडर डिस्फोरिया कहते थे। इट्स अ बेसिकली साइकोलॉजिकल कंडीशन जिसके अंदर एक इंसान साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होता है, जिसकी रीजन हो सकती है कोई उसके ऊपर सेक्सुअल मेंटल फिजिकल अब्यूज हो सकता है, उसके ऊपर कोई हैरेसमेंट का केस हो जिसका बहुत ज्यादा उसे ट्रॉमा हो गया, उसकी रिजल्ट्स में होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं या अभी प्यूबर्टी पे पहुंच रहे होते हैं, जो यंग्स होते हैं बिल्कुल
बिल्कुल यंग जो पीपल होते हैं वो इस मामले का शिकार होते हैं, तो उसको वो जेंडर डिस्फोरिया कहते थे 2000 के आसपास, और ये एक माइनॉरिटी थी। और बेसिकली जेंडर डिस्फोरिया है क्या? द टर्म ट्रांसजेंडर रेफर्स टू अ पर्सन हुज सेक्स असाइंड एट बर्थ, ठीक है, डज नॉट अलाइन देयर जेंडर आइडेंटिटी। सम पीपल हु आर ट्रांसजेंडर विल एक्सपीरियंस जेंडर डिस्फोरिया। बेसिकली जो ट्रांसजेंडर की कम्युनिटी थी उनको वो 2000 के आसपास एज अ माइनॉरिटी और जेंडर डिस्फोरिया कंसीडर करते थे, which refer to psychological distress that results from an incongruence between one's sex assigned at birth and one's gender identity। यानी उसके दरमियान उसकी कोई वो अपने मेंटल के अंदर कंफ्यूजन फील करता है, जिसको वो जेंडर डिस्फोरिया कहते हैं। और ये वही रीजन है, किसी एक ट्रॉमा की वजह से हो सकती है, उसके ऊपर कोई प्रेशर हो सकता है, कोई उस तरह नासाज उसके साथ वाकया हो सकता है, या हो सकता है उसके ऊपर एक एनवायरनमेंट का असर भी। जिस तरह हम अपने बचपन में देखते होंगे, हो सकता है कि आप लोगों को इस तरह केस देखा हो कि छोटे बच्चों को अक्सर शौक होता है, जो कि लड़के होते हैं वो अपनी बड़ी सिस्टर्स को देख के या वालदा को देख के वो कभी उनकी लिपस्टिक उठा के लगा लेते हैं। तो ऑब्वियसली इट्स नॉट दैट मच साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, मगर वो एक बच्चा तो कंफ्यूज तो अपनी आइडेंटिटी में थोड़ा बहुत होता है, जो कि अगर इसके ऊपर ना थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो बड़े होकर उसकी थोड़ी इस तरह की कंडीशन में होती है कि वो कंफ्यूज हो रहा होता है कि एक्चुअली हूँ हम आए, या मुझे किस तरह से बिहेव करना चाहिए। तो उसको वो जेंडर डिस्फोरिया टर्म करते थे, जिसके बारे में साइकोलॉजिस्ट खुद कहते हैं सम पीपल मे नॉट एक्सपीरियंस इट अंटिल आफ्टर प्यूबर्टी और मच लेटर, कि जब वो अपने प्यूबर्टी पे पहुंचते हैं, जब उनका सारा मामला होता है उसमें वो क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि फिर उनकी उनकी जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन होती है वो डोमिनेंट होने लग जाती है। इफ दे आर अ मेल, उनकी आवाज भारी होती है, उनके शोल्डर्स चौड़े हो जाते हैं, जो उनकी डेवलपमेंट होती है। इफ दे आर अ फीमेल, उनकी उस हिसाब से सेक्सुअली डेवलपमेंट हो रही होती है उनकी प्यूबर्टी के टाइम पे। सो एट दैट मोमेंट, उस वक्त के ऊपर ये सारी चीजें उनके लिए क्लियर खुद ही हो जाती हैं कुदरत की तरफ से। सो दिस वाज अ साइकोलॉजिकल कंडीशन, जेंडर डिस्फोरिया। मगर इस सारे मामले को वेस्ट के अंदर इतनी जरखेज जमीन क्यों मिली कि ये प्रमोट किया गया, उसकी उन्होंने जो ये बुक का एक पैराग्राफ ही मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें उन्होंने कुछ रीजंस ऑथर ने लिखी हैं। वो रीजंस ये थी कि वेस्ट के अंदर वालिदैन को बहुत कम तरजीह दी जाती है, उनको अंडरमाइन किया जाता है। दे आर नॉट कंसीडर्ड टू बी वन टू होम सजेशन शुड बी गिवन रिस्पेक्ट, कि उनकी राय को तरजीह दी जाए, रिस्पेक्ट दी जाए। वो अपने वालिदैन को उस लेवल पे नहीं रखते। एक तो ये उन्होंने वजह बताई है। दूसरी ये बताई कि एक्सपर्ट्स आर ओवर रिलायड अपॉन, कि एक्सपर्ट्स के ऊपर कुछ ज्यादा ही जो है ना एतमाद कर लिया जाता है, जिसकी वजह से उनको वो असल राह से बेराह कर देते हैं। डायसेंटर्स इन साइंस, साइंस से इख्तलाफ करते हैं, नेचुरल अपनी बायोलॉजी से। मेडिसिन आर इंटिमिडेटेड, फ्री स्पीच टक्कल्स अंडर रिन्यूड अटैक्स। ये जो फ्री स्पीच का एक हमारे ऊपर एक जो है ना बम पड़ा जाता है, उसको लेकर जो है ना एक प्रमोट किया जाता है कि भाई फ्री स्पीच है, उसकी मर्जी है, जो मर्जी वो कहे। उसकी आड़ में आकर इस सारे मामले को प्रमोट किया जाता है। और गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन इस तरीके को कुछ कॉन्सिक्वेंसेस पैदा करते हैं, जिसको आगे हम देखेंगे कि कैसे ये सारी चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। और उसके साथ एक ऐसा एरा वेस्ट के अंदर चला जहां पर वो अपनी उस जो है ना अपने मुआशरे में अगर उनके कोई डोमिनेंट है जो कि उनको रोक रहा है, उसको पार करने के लिए, उसे निकलने के लिए एक किस्म की उनके अंदर रिबेलियन सा बिहेवियर आ गया, कि एक बागी बिहेवियर, जिसकी वजह से वो बनने चले। क्योंकि उनके पास कोई एक कोड ऑफ कंडक्ट तो नहीं थे कि जिसको वो फॉलो करते और उनको स्ट्रिक्टली अप्लाई कर, जैसा हमारे पास इस्लाम की सूरत में है। तो ये वन ऑफ द, उन्होंने कुछ फ्यू रीजंस बताई हैं कि किस वजह से ये अमेरिका खासतौर पे वेस्ट एक फर्टाइल ग्राउंड साबित हुआ है इस सारे फितने को प्रमोट करने के लिए। सो इसकी किस तरीके से वो इस सारे फितने को स्टेप बाय स्टेप प्रमोट करें। सबसे पहले कहते हैं जी आपको जेंडर डिस्फोरिया है, ठीक है, आपको जेंडर डिस्फोरिया का इश्यू हो गया है। अब आप जेंडर डिस्फोरिया क्या, कि आपने आपको आप ऑपोजिट जेंडर आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है, अपना नाम चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पहले मोइज थे तो अपना मेहरब मेहरब नाम रख लेना है। डॉक्टर मोइज जो हमारे सोशल मीडिया पे एक्टिव है, जिनका पहले नाम मोइज था, अब उन्होंने क्योंकि अल्लाह ने दायद ट्रांजिशन की तो अपना मेहरब नाम रख दिया। आपने अपने प्रोनाउंस चेंज करने हैं। अब प्रोनाउंस हर बंदे को पता लग जाते हैं, भाई इससे मैंने किस तरीके से बात करनी है, ये ही है, शी है। अब आपने अपने हिसाब से प्रोनाउंस रख लेने हैं। अगर आप पहले ही थे, अब आपने अपना मेहरब नाम कर दिया, तो अब आपने शी आपका प्रोनाउन हो जाएगा। और फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो होते हैं इस तरह के, जो कि पेड इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो आपको इन कामों के अंदर अप्रिशिएशन दे रहे होते हैं। यानी आपने अपने प्रोफाइल बायो कर दी कि भाई अपने प्रोनाउंस डाल दिए, कहा जी आई एम ट्रांसजेंडर आइडेंटिफाइड एंड दिस एंड दैट।
अब आपके पास आउट ऑफ नो वेयर जो है ना लोगों के डीएम्स आने लग जाएंगे, आपकी प्रोफाइल्स की हिट्स आएंगे, लाइक्स मिलेंगी, बूस्ट मिलेंगी। आपको लगेगा कि पता नहीं आपने ट्रांसजेंडर बन के कौन सा दुनिया में अनोखा काम कर दिया कि अभी आपको जो है ना गोल्ड मेडल दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू ये सारा फितना भी वहां पर प्रमोट किया जाता है कि लोगों को इस लाइक्स एंड ऑल दैट व्यूज की लालच देके। और इफ पेरेंट रेजिस्ट चिल्ड्रन आर टेकन अवे फ्रॉम देम एंड चार्ज्ड विद फाइन, ये तो कई केसेस हमने रिसेंटली भी देखे हैं कि अगर पेरेंट्स अपने वाले अपनी औलाद की इस अमल के खिलाफ खड़े होते हैं ना रोकने के लिए, तो वहां पर बकायदा लॉज ये पास हुए हैं कि वालिदैन को पुलिस आएगी, उनसे उनके बच्चे अलहदा करेगी और वालिदैन को फाइन करेगी। आप इस बुक के अंदर बकायदा वो देखेंगे जहां पर उन्होंने पूरी टेस्टोमनी लिखी हुई है कि एक बाप को अपनी बेटी को रोकने पे आई गेस $8,000 का फाइन हुआ था कि आप कौन होते हो अपनी बेटी को रोकने के लिए, उसकी ये राइट है वो जो मर्जी आइडेंटिफाई करे। मतलब वालिदैन को अपने औलाद के ऊपर कोई इख्तियार नहीं है, तो इस दुनिया में फिर कौन उनके ऊपर इख्तियार रखता है। अल्लाह अकबर। टीन्स आर पुट ऑन प्यूबर्टी ब्लॉकर, जो हमने स्टार्ट में देखे थे, प्यूबर्टी ब्लॉकर्स एंड बाइट से वन ऑफ द थिंग्स जो कि इस फितने को प्रमोट करने के लिए यूज करते हैं। हार्मोन थेरेपीज और ये सर्जरीज, मेस्टेक्टमी, फेलोप्लास्टी, पेनेक्टमी, ये उनके ऊपर करते हैं और सारी सर्जरीज करके उस सारी चीजों को, यानी स्टार्ट मामला होता है जेंडर डिस्फोरिया से और उनको अस्तगफुरुल्लाह वो लोग सर्जरीज के ऊपर लेकर आते हैं विच इज अ डेड एंड। अगर आपकी सर्जरी हो जाती है, कई लोगों की इस तरह एक वेबसाइट है जो कि राजा जियाउल हक साहब ने भी कोट की थी, उसका मेरे जहन से नाम निकल गया, उसके ऊपर लोगों ने अपनी टेस्टिमनीज दी थी कि जो लोग ट्रांजिशन जिन्होंने करवाई उसके बाद उनके क्या लाइफ में चेंज आया। एंड ऑल ऑफ देम, नॉट इवन अ परसेंटेज, ऑल ऑफ देम आर सेइंग इट वाज द वर्थ डिसीजन ऑफ आवर लाइफ, कि ये हमने बहुत ही बुरा फैसला हमने लिया है कि अब हमारे साथ जो हम डेड एंड के ऊपर इरिवर्सेबल हमने अपने ऊपर डैमेज कर दिया है, इसका अब कोई जो है ना अल्टरनेटिव नहीं है। अब सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की हमने थोड़ी सी शुरू में भी मोटी मोटी बात की कि बेसिकली किस तरीके से मामला को लेके चलते हैं, कि जैसे ही आपने एक अपने आप को एज अ डिप्रेस्ड कोई यूथ आइडेंटिफाई करवाया सोशल मीडिया पे, अपनी बायो में लिख दिया कि भाई कुछ भी इस तरह का, तो सोशल मीडिया ऑल ऑफ द सडन आपको इस तरह के एक्टिविस्ट अप्रोच करना स्टार्ट कर देंगे। ये बेसिकली वेस्ट की आपको बता रहा हूँ, हो सकता है हमारे मुल्क में इस तरह का मामला ना हो, मगर हमारे मुल्क में भी अल्लाह ताला बचाए हम इस फितने से, ये चीजें काफी हद तक सोशल मीडिया पे भी इन हो चुकी हैं। तो वेस्ट में क्या होता है कि वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इस तरह के पहले एक तो लाते हैं, उन लोगों को प्रमोट करते हैं जो कि इस चीज के हक में होते हैं, और फिर उनको ऐसे डीएम्स आते हैं, उनकी प्रोफाइल्स को बूस्ट मिलते हैं, लाइक्स व्यूज आने लग जाते हैं, पीपल आर मतलब अरे गहरे कोई उनको आके अप्रिशिएट करते हैं, यस गुड, यू आर अ स्ट्रांग वुमन, यू आर अ स्ट्रांग मैन, सही कर रहे हो आप, सही जा रहे हो, उसको अप्रिशिएट करते हैं उसके सारे मामले के अंदर। एट दी एंड क्या होता है कि वो इस फितने से ऑब्सेस्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी एक जो सारा सोशल मीडिया का एल्गोरिदम उसके हक में चलना शुरू हो जाता है, उसको उस चीज का बड़ा एक मजा आ रहा होता है उसको सारा। सो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इस फितने को प्रमोट करने में कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे, और इस तरह की डिप्रेस जो यूथ होती है उनके लिए एक किस्म का वो ये शो करते हैं कि अब आप इस कम्युनिटी में आ रहे हो एलजीबीटीक्यू में, सो नाउ इट इज अ फ्रीडम फॉर यू, इट इज अ थ्रिल ऑफ ट्रेग्रेशन, कि आपको यही चाहिए थी, यही आपकी जिंदगी में इस चीज की कमी थी। Yes, sister, you are totally right, Maria Salim. They are not even sparing kids from it. हम इंशाल्लाह आगे जाके देखेंगे कि कैसे वो बच्चों को भी इस चीज से नहीं छोड़ रहे, बल्कि बच्चों को ही वो ज्यादा अटैक कर रहे हैं, क्योंकि दे नो द पीपल, फॉर एग्जांपल आप हैं, हम लोग हैं, हम अपनी एक उस टाइम ऑफ लाइफ से गुजर चुके हैं जहां पर हमारी बॉडी में फिजिकल और चेंजेस आती हैं। तो अब वी ऑल नो अल्हम्दुलिल्लाह कि हु वी आर आइदर मैन और वुमेन, वी आर मेल और फीमेल, हम में क्लैरिटी कंफ्यूजन नहीं है। मगर जो छोटे बच्चे होते हैं ऑब्वियसली दे आर इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, उनको इस चीज का नहीं पता होता, तो वो उनका मेन अटैक ही वही लोग हैं कि छोटे बच्चों को किस तरीके से यहाँ पर फंसाया जाए। अब ये साइड इफेक्ट्स ऑफ मोर स्क्रीन टाइम एंड लेस फेस टाइम, ये कुछ हमारे पास ग्राफ्स हैं जहां पर ज्यादा सोशल मीडिया यूजेज की वजह से टीन एजर्स के अंदर लोनलीनेस के ग्राफ ऊपर गया, और जो उनकी टीन्स हु मीट अप विद फ्रेंड्स ऑलमोस्ट एवरी डे, उनका ग्राफ नीचे आया। क्यों? क्योंकि बंद कमरे में बैठ के दे आर ऑन देयर स्मार्टफोन एंड दे कैन कनेक्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। दैट्स नो डाउट उसका बहुत फायदा है, मगर उसका नुकसान भी आप देखें किस तरीके से
ये फितना प्रेस एसोसिएशन से इस चीज को कैश कर रही है। अब ये देखिए आप, जो लेफ्ट साइड पे ग्राफ है, 1980 से कहाँ ग्राफ था, 50% से अबव टीनेजर्स सोशली एंगेज थे, लोगों से जाते थे, फिजिकली मिलते थे। 2015 में वो कहाँ 30% से भी नीचे आ गया। इट्स ऑलमोस्ट 25%। इतना बड़ा डाउनफॉल आया है लोगों का आपस में मिलने की वजह से, ड्यू टू सोशल मीडिया। और लोनलीनेस उनके रेट्स देखें, 1980 से 2015 तक, 1980s में लोनलीनेस का रेट बहुत कम था, मगर 2015 में देखें कहां पर चला गया, 40% को टच कर रहा है जाके वो। वाई? क्योंकि ऑब्वियसली वन स्मार्टफोन कैन नॉट कवर अप योर होल साइकोलॉजिकल कंडीशन। जब आप एंगेज करते हैं लोगों से, ये आपको साइकोलॉजिकल बड़ा रिलीफ देता है, मगर चूंकि वो एक सोशल मीडिया का क्रेज है, तो उसकी वजह से डिप्रेशन टीनेजर्स के अंदर इंक्रीज हुआ। और सोसाइटल रेट्स में किस तरह फर्क आया, इनके ग्राफ भी ऊपर गए हैं। रेट ऑफ सुसाइड इन एज 15 to 19, बिल्कुल टीनेजर्स, यंग एज, सब अपना बिल्कुल मतलब नौजवानी के अंदर होता है, उस तरह के वेस्ट के जो यंगस्टर्स हैं उनमें सुसाइड्स इंक्रीज हुई हैं। अल्लाह ताला उनके लिए आसानी फरमाए, उनको इस्लाम की हिदायत दे, ताकि उनके लिए मामला आसान हो सके। 2016 तक ये मामला है, और अब करंट टाइम के अंदर ये मामला मजीद वर्स हो चुके हैं। और ये हमारे पास कुछ स्टैट्स हैं जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में है कि कौन से वाइडली यूज हो रहे हैं। सो टॉप ऑफ देम ऑन द राइट साइड इज यूट्यूब, देन वी हैव द इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, ट्विटर, टम्बलर, रेडिट। सो ओनली 3% है जो कि ऊपर से कोई भी यूज नहीं करते, एंड 85% पीपल आर ऑन द यूट्यूब। और अल्लाह हमें औज़ुबिल्लाहि, अगर आप यूट्यूब के ऊपर ना एक किड्स का ऑप्शन है, अब किड्स यूट्यूब के देखा जाए तो उसमें ऐसे होगा कि बच्चों के लिए कोई इस तरह की चीजें होंगी जो कि उनके लिए कोई लर्निंग में हेल्प करेंगी। मगर आप अगर यूट्यूब किड्स को थोड़ी देर यूज करें, तो आपको थोड़ी देर बाद फील हो जाएगा कि वहां पर आपको वो रेनबो फ्लैग्स एंड LGBTQ स्टफ नजर आना शुरू हो जाएगा। यानी अब आप देखें, अगर आप यूट्यूब किड्स अपने छोटे से बच्चे को मोबाइल उसके हाथ में देते हैं, सो ही इज नॉट सीइंग समथिंग इंफॉर्मेटिव, समथिंग इंटरेस्टिंग, समथिंग टू बी लर्न, कि वो ऐसी कोई चीज नहीं देख रहा बच्चा जिससे उसको लर्निंग होगी, कोई ABC याद हो रही है उसे, या वो कोई 1 2 3 याद कर रहे हैं, नाउजुबिल्ला अस्तगफुरुल्लाह, वो LGBTQ स्टफ मोबाइल के ऊपर बैठ कर देख रहा है। और स्पेसिफिकली बच्चों के लिए वो उन्होंने स्पेशल कंटेंट डिजाइन किया होता है। ये चीज तो मैंने खुद भी क्योंकि हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, उनका एक्सपीरियंस किया कि अगर वो उनके लिए स्पेशल मोड ऑन किया जाए तो किस तरह का कंटेंट आता है। तो नाउजुबिल्ला वो कंटेंट आता है जो कि एक बाशऊर मर्द जो कि इस्लाम को अपना जिंदगी गुजारने का तरीका समझता है, वो भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि मैं इस तरह के मामलात को देखूं। बट अस्तगफुरुल्लाह, एक ये बहुत ही तल्ख हकीकत है। अब बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से भी सारे मामले पे अटैक होता है। बिजनेस कम्युनिटी कैसे इन्वॉल्व है इसके अंदर, क्यों? क्योंकि जितनी भी ये सप्लीमेंट्स होती हैं, टेस्टोस्टेरोन्स होते हैं, दे कॉस्ट थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। जितनी सर्जरीज होती हैं, दे आर थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। ऑब्वियसली उनका एक बहुत बड़ा बिजनेस रेवेन्यू से जनरेट हुआ हुआ है। जो हॉस्पिटल सर्जरीज करवा रहे हैं, जो क्लिनिक्स, जो प्यूबर्टी ब्लॉकर्स पिल्स दे रहे हैं, एंड ऑल दैट, जो जो चीज में सारी फितने को प्रमोट करने में मेडिकली इन्वॉल्व है, इसके साथ बिजनेस कम्युनिटी इसको प्रमोट करने में भी किसी से पीछे नहीं है। वो भी ये नहीं देख रही कि हम लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं, उनकी जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। ऑल दे कंसिडर इज द डॉलर्स, कि उनके पास पैसे आए। और थाउजेंड ऑफ डॉलर्स इन सर्जरीज के ऊपर लगते हैं। आप लोग जाकर सोशल मीडिया से रेट भी देख सकते हैं, दे आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। बट स्टिल द पीपल आर प्लेइंग विद द लाइव्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। अल्लाह उन लोगों को हिदायत दे, अगर हिदायत के काबिल नहीं है तो अल्लाह उनको गर्व फरमाए। और स्कूल्स के अंदर किस तरीके से सारे मामले को प्रमोट किया जाता है, ये सबसे ज्यादा हैरान कुन और परेशान कुन है कि क्या मामलात वेस्ट के अंदर चल रहे हैं। और इस सारी चीजों को हमने इस तरह नहीं देखना कि उनके साथ क्या हो रहा है, हमने इसको रिवर्स इंजीनियर करना है। और हमने देखना है अगर इस तरह की कंडीशंस हमारे मुआशरे में हो रही हैं, तो इससे पहले कि हम उनकी तबाही अपने ऊपर आने दें, हम प्रिएम्प्टिव एक्शन करें, उनको रोक लें। हमें पता है बिजनेस कम्युनिटी ने क्या किया, सोशल मीडिया ने क्या किया, अब स्कूल्स को भी देखेंगे हम। तो इससे पहले कि वो हमारे ऊपर आए, हम पहले ही उनके लिए रेडी रहे। स्कूल्स वेस्ट में क्या करते हैं कि जैसे ही कोई बच्चा अपने आप को ये LGBTQ स्टफ आइडेंटिफाई करता है, वो उसको उसकी स्कूल जो डेटाबेस है उसके अंदर उसका सजेस्टेड नेम और प्रोनाउन रख देते हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ देयर पेरेंट। उनको स्कूल के अंदर सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, बाकायदा उनकी नॉर्मल स्कूल्स के अंदर उनकी रूटीन शिफ्ट की जाती है ताकि उनको सेक्सुअल ओरिएंटेशन और जेंडर की नॉलेज दी जाए।
स्टूडेंट्स आर अलाउड टू लीव स्कूल प्रेमिसेस विदाउट पेरेंटल परमिशन टू ऑब्टेन जेंडर हार्मोन ट्रीटमेंट। अल्लाह अकबर। यानी वो स्कूल टाइमिंग के अंदर बच्चों को अलाउ करते हैं वो जाके हार्मोनल ट्रीटमेंट करवाएं, अपने अपने आप को जेंडर शिफ्ट करवाएं, खुदा की तख्लीक में तब्दील करवाएं, शैतान का जो वादा था नौजुबिल्ला वो पूरा करवाएं। ये उनके स्कूल्स उनको इस तरह की जो है रिलैक्सेशंस दे रहे हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ पेरेंट, विदाउट इवन इन्फॉर्मिंग द पेरेंट। कंसेंट तो दूर की बात है, इन्फॉर्म भी नहीं किया जा रहा। स्कूल बेस्ड हेल्थ केयर क्लिनिक्स आर अडॉप्टेड, जहां पर वो इस तरह की उनके लिए आसानी कर रहे हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप्स और जेंडर आइडेंटिटी मेक नो सेंस, यानी कि माशरे में जो कोड्स हैं भाई मेल फीमेल के एक एक ड्यूटीज होती हैं, एक एक्शन होता है, देयर ओनली टू जेंडर्स, ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स हमारे हर माशरे में पाई जाती है। तो इनको कहने की इससे कोई मायने नहीं पड़ता। द ऑल द थिंग दैट मैटर्स इज हाउ यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ, दैट्स इट। किंडरगार्टन बच्चों के ऊपर ये इस तरह की वो मामलात कर रहे हैं और उनको क्रॉस जेंडर एक्टिविटीज परफॉर्म करवाते हैं ताकि वो जो है ना इसके अंदर उन बच्चों के लिए ये अपीलिंग हो सके। उन्होंने अपने इस तरह का अपना रेनबो फ्लैग रखा हुआ है विच ऑब्वियसली अ कलरफुल थिंग, एक कोई छोटा बच्चा देखेगा उसके लिए बहुत अपीलिंग होगा, एक कलरफुल थिंग। जानबूझ के इस तरह के उन्होंने मामलात रखे हैं। और अफसोस ये होता है कि हमारे लोग, पाकिस्तान के लोग ना, बगैर इस चीज को जाने हुए इन चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। ना उनको शरई लिहाज से इन मामलात का पता है, ना उनको मेडिकली नुकसानात का पता है। बस ये ऊपर से ऑर्डर आ गया तो हमने इनको प्रमोट करना है। अब आप सोशल मीडिया पे देख लें, वो कई स्कूल्स को जो है ना, प्राइवेट स्कूल्स को ये कुछ अरसे के पहले रिपोर्ट है, उनको ये कहा गया था कि आप अपने स्कूल के अंदर ये रेनबोज एंड ऑल दैट इस तरह की चीजों को लगाएं, नोटिस बोर्ड पे रेनबोज डिस्प्ले करें और इनको प्रमोट करें ताकि लोगों का एक अटेंशन आए। और छोटे बच्चों के इस तरह के टॉयज जो खिलौने हैं उनके ऊपर भी रेनबो फ्लैग्स बनाकर जो है ना उनको मार्केट में भेजा जा रहा है। ये तो आप बाजार का एक दफा चक्कर लगा लें, आप खुद देख लेंगे कई छोटे बच्चों के खिलौने जिनके ऊपर रेनबो फ्लैग्स बने होंगे। अल्लाह अकबर। मतलब छोटे मासूम बच्चे। इस्लाम शरीयत के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि चार लोग हैं जिनके ऊपर से अल्लाह ताला ने शरीयत का कलम उठा लिया। एक वो जो दीवाना है, यानी मेंटली उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, एक सोया हुआ शख्स और उसमें जो एक है वो नाबालिग है, यानी एक छोटा बच्चा, वो मासूम है इस्लाम की शरीयत की रूह से। उनको भी इन जालिमों ने नहीं छोड़ा, उनके ऊपर सबसे ज्यादा ये अपना एजेंडा उनके ऊपर लगा रहे हैं। थेरेपिस्ट का इसके अंदर अब क्या रोल प्ले कर रहे हैं इनको प्रमोट करने में, कि एक थेरेपिस्ट की पूरी एक सर्जरी होती है जिसमें दो प्रोसीजर्स अडॉप्ट करते हैं। द फर्स्ट इज कंजर्वेशन, कि वो उससे प्रॉपर बात करते हैं पेशेंट से कि भी उनको अगर जेंडर डिस्फोरिया हो रहा है। दूसरा होती है अफर्मेटिव अप्रोच, यानी वो पेशेंट अपने आप को जैसे अफर्म करवाना चाहता है, एक्सेप्ट करना चाहता है, थेरेपिस्ट कहता है जी मैं हाजिर हूँ, आप मर्द हैं, आप कह रहे हैं मुझे मैं औरत हूँ, मैं आपको औरत मान रहा हूँ, बात ही खत्म। और ये अब वहाँ के वेस्ट के जो थेरेपिस्ट हैं वो अफर्मेटिव अप्रोच यूज कर रहे हैं जो कि रिकमेंडेड बिल्कुल नहीं होती, जिसकी वजह से जो लोग इस अप्रोच के खिलाफ गए हैं वहां पे गैरतमंद जो वेस्ट के लोग हैं उनको लाइसेंसेस जो थेरेपिस्ट के हैं वो मनसूख कर दिए गए, रोक दिए गए, उनको उनकी फील्ड से जो है ना हर तरह की ब्लॉकेज लगाया गया जो लोग इसके खिलाफ हैं। और जो लोग ऑब्वियसली अफर्मेटिव अप्रोच के हक में थे उनको ही सारी जो है ना क्लाइंट की डील्स वगैरह दी गई। अब अफर्मेटिव अप्रोच की आप मिसाल इस तरह समझे कि एक कंडीशन होती है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया होती है कि जब एक इंसान को खाने से चिढ़ हो जाए, उससे खाना ना खाया जा रहा हो और उस कंडीशन की वजह से वो शदीद वीक होता जाता है। अगर इन केस उसके पास एक एनोरेक्सिया का पेशेंट आता है, ठीक है, और वो कहता है जी मुझे खाने से चिढ़ है, खाना नहीं खाना, तो क्या थेरेपिस्ट को ये कहेगा ठीक है आपको आज के बाद खाने खाने की जरूरत नहीं है, मैं अफाम करता हूँ? और अल्लाह के बंदे, वो तो उसको हमेशा, बल्कि इस चीज में कहेगा कि भी नहीं खाना खाओ, खाना नहीं खाओगे तुम तो मर जाओगे। अब ये अफर्मेटिव अप्रोच उस प्रोसीजर में बिल्कुल डिफरेंट हो रही है। जेंडर डिफोरिया की केस के अंदर वो बिल्कुल इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो दिस इज द हिपोक्रेसी, उनके एंड पे ये मुनाफकत है कि वो पेशेंट के हक में नहीं दे रहे, वो उस फितने को प्रमोट करने वाले के हक में जाना जा रहे हैं। तो दिस इज द थिंग द थेरेपिस्ट विच आर डूइंग फ्रॉम देयर एंड। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हम लोगों को इस फितने से बचने की जो है ना तौफीक अता फरमाए और लोगों को भी हमें हिम्मत दे के हम उनको आगाही दे सकें। और ये सेक्स रेशो इन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स रेफर टू जेंडर आइडेंटिटी डेवलपमेंट। ये भी एक और ग्राफ है जो कि आप देख सकते हैं, यूके का है बेसिकली ये 2022 तक किस तरह ये ग्राफ बिल्कुल अपनी एक पीक पे चला गया और इस तरीके से वहां पर ये सारी मामलात प्रमोट हो रहे हैं और इसको जो है ना एक्सेप्ट किया जा रहा है लोगों के अंदर, और उनकी मुआशरा फैमिलीज बिल्कुल तबाह हो रही हैं। अब
अब फेमिनिज्म की जहां तक अगर हम बात करें ना, अभी फेमिनिज्म का सारा मामला ये होता है कि वुमेन शुड बी एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, बिल्कुल ठीक है, औरतों को उनके हकूक मिलने चाहिए, वुमेन शुड बी स्ट्रांग, उनको किसी भी तरह से कोई भी हकूक से जो उनके हैं उनको महरूम नहीं किया जाए। तालीम की तवज्जो जितनी औरतों को देने की जरूरत है, मर्दों से भी ज्यादा एक औरत को, एक लड़की को तालीम देने की जरूरत है। ये सब बातें बिल्कुल ठीक है, मगर अब यहाँ पर हमारा सवाल है, एलजीबीटीक्यू की आड़ के अंदर जो मर्द अपने आप को औरत डिफाइन कर रहे हैं, वो अब ऑब्वियसली राइट्स भी वही वाले चाहेंगे कि हमें औरतों वाले राइट्स मिले। यहाँ पर अब उनकी ऑब्वियसली फीमेल्स की जो प्राइवेट प्लेसेस होती हैं, अगर उनकी फीमेल वॉशरूम्स हो गए, अगर उनका स्पोर्ट्स कोटा हो गया, अगर उनका यूनिवर्सिटीज में कोटा हो गया, अब ये सारी चीजें वो उनकी हक तलफी कर रहे हैं। कौन? बायोलॉजिकल मेल्स। अब यहाँ पर फेमिनिज्म कहाँ चली गई? यहाँ पर तो चाहिए था फेमिनिस्ट को कि इनके खिलाफ खड़े हो जाएं कि भाई ये किस तरह का हमारी हक तलफी की जा रही है, कि पहले तो चलो हमें हकूक ही नहीं दिए जा रहे थे, अब हकूक उनको दिए जा रहे हैं जो कि बायोलॉजिकल मेल्स हैं, वो अपने आप को औरत कह रहे हैं, तो आप उन लोगों को हमारे कोटाज और एवरीथिंग दे रहे हैं। सो इस एक फितने की वजह से जो एक हक तलफी, जहां एक फैमिली सिस्टम को नुकसान हो रहा है, और सबसे ज्यादा हक तलफी एक औरत जात की होगी, क्योंकि उनके हकूक के ऊपर जब एक बायोलॉजिकल मेल आगे बैठ जाएंगे, तो जो उनको मिलने थे हकूक वो भी रहेंगे, और जो दिए गए वो भी बायोलॉजिकल मेल्स को दिए गए, जो कि अपने आप को ट्रांस वुमेन बना के बैठे हुए हैं। सो अल्लाह अकबर, एक और जो है ना उनके लिए फितना और मामला खड़ा कर दिया गया। सो इसी की वजह है, यही ये वन ऑफ द रीजंस है कि आज की हमारी जो बहन है, बेटी है, माँ है, बीवी है, वो अपने आप को इतना डिप्रेस्ड फील करती है कि वो एक ऐसी मुआशरे को, ऐसे घर को वो नशोनुमा ही नहीं दे पा रही कि जो कि एक मुआशरे के लिए वो औलादें साबित हों, जो कि कल को मुआशरे के लिए जाकर कोई काम कर सके। वाई? क्योंकि वो इटसेल्फ अपने नफ्स के अंदर वो बेचारे डिप्राइव्ड हैं। जहां बाकी तरीकों से फीमेल्स के लिए मुश्किलें पैदा कर देगी, वहां इस फितने ने फीमेल्स के लिए बहुत मुश्किलें पैदा की हैं। उनको हर लिहाज से नीचा दिखाने की कोशिश की गई उनको। अब यहाँ तक कि कई आप इंटरव्यू सुनेंगे जो पे ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं, वो जब प्रेग्नेंट वुमेन्स की बात करते हैं, दे लिटरली से प्रेग्नेंट पीपल। मतलब हाउ कैन यू से समवन, नॉट इवन अ फीमेल, यू आर कॉलिंग देम पीपल? वाई? क्योंकि एक अगर बायोलॉजिकल फीमेल थी, वो अपने आप को ट्रांस मैन यानी मर्द आइडेंटिफाई कर रही है, अब बायोलॉजिकली तो वो फीमेल है, वो प्रेग्नेंट हो सकती है, शी कैन गेट प्रेगनेंसी कर सकती है, उसको हो सकती है। सो सिर्फ उसको इंक्लूसिव अकोमोडेट करने के लिए सारे फितने में एक बायोलॉजिकल फीमेल की हकतलफी की और उसको फीमेल ही नहीं बोला जा रहा। इतनी बड़ी नाइंसाफी। अब इस कंडीशन के अंदर, अब ये मैं कल ही, बल्कि आज ही मैं एक ट्विटर के ऊपर स्टैट्स देख रहा था कि इस वक्त वेस्ट के अंदर सबसे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह जो मुसलमान कन्वर्ट्स की जो रेशियो है वो फीमेल्स के अंदर ज्यादा है। जो वहां की औरत सबसे ज्यादा मुसलमान हो रही, क्यों? क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि इस्लाम ही वो हक सच दीन है जहां पर उनकी वाकई वैल्यू है, बाकी उनको वो उनकी रिस्पेक्ट दी जाती है, बाकी उनके हकूक मिलते हैं। सिर्फ वाहिद वो इस्लाम दीन है जो कि उनके हकूक दे रहा है। ये चीज वेस्ट की औरत ने रियलाइज कर ली है। और हमारी दुआ है कि इससे पहले कि हमारी घर की औरतों को ये रियलाइज हो कि मामला हद से बढ़ चुके हैं और इस्लाम ही उनके लिए सही दीन है, उससे पहले उनको रियलाइज हो जाए कि इस्लाम ही हक सच दीन है। अच्छा, अब इसके हम एंड पे जाते हैं और साइड इफेक्ट्स देते हैं कि बेसिकली हमारे मुल्क के अंदर इस सारे मामले को लेके जो साइड इफेक्ट्स आए वो क्या थे। सो जैसे ये कानून जब पास हुआ तो अराउंड 30,000 पीपल ने अपने जेंडर चेंज करवाए, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सुबहान अल्लाह 9 लोग इंटरसेक्स के थे, यानी वो लोग जिनके लिए वाकई अगर हम इस कानून की शरई हैसियत भी देखे जाए तो 9 लोग सिर्फ इंटरसेक्स थे जिन्होंने अपने आप को एक प्रॉपर जेंडर में सेट किया। बाकी जितने भी थे सारे के सारे बायोलॉजिकल, 16,000 वर बायोलॉजिकल मेल्स, 12,000 वर बायोलॉजिकल फीमेल्स। यानी जिन लोगों की आड़ में आकर के कानून बनाया गया उनको, उनमें से सिर्फ 9 को हकूक मिले हैं। हकूक भी खैर इनको नहीं कहना चाहिए, उनको लिए तो सिर्फ 9 ने अपने जो है ना करो, बाकी ये 16 और 12,000 किस खाते में आ गए? ये तो बायोलॉजिकल मेल और फीमेल थे रिस्पेक्टिवली। तो इससे आप अंदाजा करें कि ये फितना किसकी आड़ में आकर प्रमोट किया जा रहा है, और जिसकी आड़ में प्रमोट किया जा रहा है उनको पता ही नहीं है, उनको कोई हकूक ही नहीं मिल रहे। और ये आपको एड्स की डिजीज बहुत सुनने को मिलती है, जो कि डिफरेंट कंडीशन से फैलती है। अगर कोई इस तरह एड वाला पेशेंट का ब्लेड आप यूज कर लें, जिस तरह बार्बर्स पे होता है, या
अगर कोई किसी एक फीमेल को और फिर आफ्टर मैरिज उसके हस्बैंड को भी इस तरह कोई केस हो जाए, बेसिकली ये डिजीज, इसका एक्चुअल नेम था ग्रिड। ग्रिड स्टैंड फॉर गे रिलेशन इम्यूनल डिसऑर्डर। मैं आपको एग्जैक्ट इसकी एप्रिशिएशन एब्रीविएशन बताता हूँ। ग्रिड स्टैंड्स फॉर, ये बेसिकली जो ग्रिड की डिजीज थी, गेज की वजह से ही सबसे पहले स्टार्ट हुई थी, और इसको बाद में एड्स का नाम दे दिया गया ताकि इनके सारे फितना को प्रमोट करने के लिए जो एक मेडिकली, ये गे रिलेटेड इम्यून डेफिशिएंसी, ये बेसिकली इन्हीं एलजीबीटीक्यू वालों की तरफ से अल्लाह पाक ने अस्तगफुरुल्लाह हमारे ऊपर जो है ना एक ये बीमारी की लानत आ गई कि इन्हीं की होमोसेक्सुअलिटी की वजह से ये बीमारी शुरू हुई, जिसको बाद में एड्स का नाम देकर उनको छुपाने की कोशिश की गई। इसकी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह आइडिया हो जाएगा। अब जहां पर ये कानून का, खैर अल्हम्दुलिल्लाह अब तो ये कानून सारा खत्म हो चुका था, मगर इसके आप नुकसानात देखें कि इनहेरिटेंस लॉज कहाँ गए। अब आप मुझे बताएं, इनहेरिटेंस की जहां तक मामला आता है, अगर कल को कोई मर्द अपने आप को फीमेल आइडेंटिफाई करके विरासत के अंदर, क्या वो अपनी बहन का हिस्सा मारेगा, एक भाई, या यूं समझ लें आप चलें कि अगर कोई फीमेल थी वो अपने आप को मर्द आइडेंटिफाई करके अब वो बेटी से बेटा बन गई है, तो क्या वो अब डबल हिस्सा लेने लग जाएगी? मतलब आपको कुरान के असूल के साथ मजाक कर रहे हैं। विरासत के कानून अब आपके लिए मजाक बन गए हैं। फीमेल प्राइवेट प्लेसेस आर इन्वेटेड बाय मेल्स, फीमेल कोटाज आर विल बी अफेक्टेड, इंटरसेक्स कोटाज विल बी अफेक्टेड, फीमेल स्पोर्ट्स विल बी अफेक्टेड। वाई? क्योंकि अब उनके पास बायोलॉजिकल मेल्स आते जा रहे हैं। सो फाइनल हम मीटिंग के अंदर इंशाल्लाह सोल्यूशन डिस्कस करते हैं, और क्वेश्चन आंसर जो होंगे वो भी इंशाल्लाह हम लेंगे। सो मैं आपको नेक्स्ट 5 मिनट्स के अंदर एक नेक्स्ट लिंक इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर करूंगा। सो वो हमारा फाइनल मीटिंग होगी, उसमें हम ये सोल्यूशन और फिर इंशाल्लाह हम क्वेश्चन आंसर्स का सेशन करेंगे। सो इंशाल्लाह सी यू गाइस इन लाइक अराउंड 5 मिनट्स, ओके।